देखिए सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 50+ क्वेश्चंस का हम चर्चा करेंगे, 50+ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे बड़ी संसार की जो सेल है वो है, सबसे जो बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी सेल है। नेक्स्ट देखिए लंबी, सबसे लंबी सेल है जो हमारी जो तंत्रिका सेल है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी सेल है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिकाएं सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन जल के अंदर विलय है? तो जल में विलय है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी जल के अंदर विलय है। बी की कमी से जो होने वाला रोग है बेरी, जबकि सी की कमी से जो होने वाला रोग है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। नेक्स्ट देखिए वसा के अंदर विलय, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट्स यानी कि वसा के अंदर घुल जाते हैं, जबकि बी और सी जल के अंदर विलय होते हैं। कोशिका का जो प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। राइबोसोम्स कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग भी है, सबसे छोटी कोशिकांग है, वेरी लिटिल, यानी कि सबसे छोटी कोशिकांग अगर पूछा जाए आपसे तो वो कौन है? राइबोसोम है। और इनको पेलेडे कण भी कहते हैं, क्योंकि पेलेडे ने राइबोसोम्स की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था मैथियाज जेकब श्लाइडेन व थियोडोर श्वान ने दिया था। ये था जंतु वैज्ञानिक और एक था पादप वैज्ञानिक, यानी कि पादप वैज्ञानिक। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 और 39 के अंदर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था इन्होंने कहा था कि जो नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है हमेशा पुरानी कोशिका से होती है, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, ये इन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखिए कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो ब्रोमीन जो है वो उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल कहते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि आपसे पूछा जाए तो धातु की पूछे तो धातु कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो आपका मरकरी है, यानी कि मरकरी या पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए कोशिका का आत्मगति थैला, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, किसे कहते हैं कोशिका का आत्मगति थैला? तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्मगति थैला कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर इस प्रकार के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो उन एंजाइम्स क्या करते हैं कोशिका के अंदर, जब कभी लाइसोसोम फट जाता है तो ये सेल को ही पचा जाता है, इसलिए कोशिका का सुसाइड बैग या आत्मगति थैला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का शुद्धिकरण हमारी किडनी करती है, किडनी यानी कि वृक्क करता है रक्त का शुद्धिकरण। वृक्क की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है? क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहते हैं, वृक्काणु नेफ्रॉन। किडनी के अंदर जो स्टोन जम जाता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट देखिए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो ऊर्जा बनती है वो किसके रूप में संचित होती है? वो
एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। जब एटीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट में टूटता है तो ऊर्जा का निष्कासन होता है या ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट देखिए, कवक और शैवाल का जो सहजीवी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लाइकेन, जिसको अपन शेक भी कहते हैं। शैवाल और कवक शेक भी कहते हैं। और लाइकेन्स का यूज प्रदूषण को मापने के लिए भी किया जाता है। रोड के किनारे प्रदूषण ज़्यादा होता है तो वहाँ लाइकेन्स ज़्यादा होते हैं, धुआं वगैरह निकलता है। नेक्स्ट देखिए, रेबीज के टीके को किसने खोजा था, तो रेबीज की जो टीके का आविष्कार किया था लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। रेबीज जो बीमारी होती है किस वायरस की वजह से होती है, तो उसका जो वायरस है रेब्डो वायरस की वजह से होती है। और इस रोग को अपन जल भित्ति या हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं, यानी कि पानी वाले स्थान पर इसमें मरीज को डर लगता है। ये कुत्ते के काटने की वजह से होता है, कुत्ते के काटने के कारण होता है रेबीज रोग। हाल ही में कौन से राज्य ने अपने जो राज्य को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया, तो गोवा ऐसा राज्य जो रेबीज मुक्त घोषित कर दिया है राज्य के। पादपों में कोशिका भित्ति, तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं या जो पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल जो होती है वो पाई जाती है सेल्यूलोज की, जबकि जंतु के अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु के अंदर जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, कौन सी जीव की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो एक तो ऊंट और दूसरा है लामा। ये दो जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये क्या है, अपवाद हैं, बाकी किसी की भी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है क्वाशियोकोर व मेरिस्मस नामक रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम में, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में, इसका एमाइलोज एंजाइम भी कहते हैं। और इसके अंदर एक लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जीवाणु को यानी कि जो हानिकारक जीवाणु अपने भोजन के अंदर आए तो उनको खत्म कर देते हैं। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है, ये हमारे भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च उसको माल्टोज में बदल देता है। कौन, टाइलिन या एमाइलेज। नेक्स्ट देखिए, पादपों पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन किसके रूप में संचित होता है, तो स्टार्च के रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में पादप के अंदर। जबकि जंतु के अंदर किसके रूप में संचित होता है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया का रोग कारक कौन है, तो मलेरिया का जो रोग कारक है प्लाज्मोडियम जो होता है मादा एनाफ्रीज मच्छर जो होती है उसकी लार के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो वाहक है इस रोग को कौन ले जाती है, मादा एनाफ्रीज मच्छर इस रोग की वाहक है, जो क्या करती है अपनी लार के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति पे जाके बाइट करती है, काटती है और प्लाज्मोडियम उसकी ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड के अंदर छोड़ देती है। और इसको जो खोजा था रोनाल्ड रोस द्वारा खोजा था मलेरिया को। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेस्ट और बेंटिंग द्वारा। इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग है डायबिटीज मेलिट्स रोग होता है। इसमें जो हमारे जो रक्त है उसमें शुगर या जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ जाता है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिड्स। डायबिटीज इंसिपिड्स में क्या होता है, मूत्र का बार बार आना होता है, बार बार मूत्र उत्सर्जन होता है, डायबिटीज इंसिपिड्स। और डायबिटीज मेलिट्स क्या है, जो अपन बोलते हैं ग्लूकोज का या शुगर का हमारे ब्लड के अंदर बढ़ना, और ये बीमारी हृदय के लिए भी बहुत ही घातक है। नेक्स्ट देखिए,
स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो इसका ब्लड प्रेशर मापने में या बीपी का मापने में किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो हमारे हृदय की धड़कन को मापता है, हृदय धड़कन को मापता है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर बीपी को मापता है, ब्लड प्रेशर mmHg पैमाने पर मापता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रेबीज बीमारी के अंदर होता है। और कौन सा वायरस है? रेब्डो वायरस। इसको हाइड्रोफोबिया या जलबित्ती रोग भी कहते हैं। ये पागल कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है? तो देखिए, जो हमारी जो बोन्स होती है, हमारी बोन्स यानी कि जो हड्डियां हैं, वो आपस में बोन्स से जो बोन्स जुड़ी रहती है। तो जब बोन्स दो बोन आपस में अटैच होती है तो वो किसकी वजह से जुड़ी रहती है? लिगामेंट की वजह से। तो लिगामेंट क्या है? एक ऐसा संयोजी ऊतक है जो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। जबकि टेंडन क्या है? ये बोन को यानी कि बोन्स को किससे जोड़ता है? मसल से यानी कि मांसपेशियों से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। यानी कि टेंडन वह संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों और बोन को जोड़ता है। अब अपन बात करते हैं, हमारी जो स्किन और मसल्स एरियुलर ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। यह भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। शरीर का सबसे जो छोटी अस्थि है स्टेपीज, जो हमारी कान की जो अस्थि है, कर्ण की जो अस्थि है स्टेपीज, ये भी हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो वो होगी हमारी फीमर। नेक्स्ट देखिए, एपिग्लोटिस क्या है? जो हमारे श्वास नली के ऊपर जो ढक्कन पाया जाता है ये एपिग्लोटिस कहलाता है। जब हम कभी खाना खाते रहते हैं तो श्वास नली में भोजन चला जाता है, उस समय एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है कि ओपन रहे बंद रहे, तो हमें खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ये श्वसन मार्ग के ऊपर यानी कि हमारे भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना इसका मुख्य कार्य है। दूरी की जो सबसे लंबी जो इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश से वर्ष पीछे लग रहा है तो वर्ष का मतलब ये कोई समय का मात्रक नहीं, ये है दूरी का मात्रक। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई यानी कि हमारा जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसकी जो इकाई क्या है? उसकी इकाई है नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन जो होती है यानी कि हमारी जो किडनी जो होती है इस तरह की, जो उन किडनी के अंदर इस तरह की छोटी छोटी नलियां होती है, ये क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारी किडनी की। लगभग एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। ऐसी छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, इनको हम वृक्काणु भी कहते हैं, वृक्काणु नेफ्रॉन्स को। बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना, ये हमारे जो न्यूटन्स द्वारा गति के जो नियम दिए गए थे, ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो वैसा ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि ये बल की परिभाषा को भी बताती है गति का प्रथम नियम, या इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम यानी कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है। देखिए, मानव रक्त का किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त का जो एक है तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारे रक्त के अंदर अगर अपन देखें तो जो आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा भी होता है। जो प्लाज्मा जो होता है हमारी, इसके अंदर 55% होता है, जबकि ये होती है 45%। प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बोन व फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। अगर प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजेंस और इनको अगर हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो प्लाज्मा कहलाएगा सीरम। वो क्या कहलाएगा? सीरम। और हमारे प्लाज्मा के अंदर होती है एंटीबॉडी। प्लाज्मा के अंदर होती है एंटीबॉडी, जबकि आरबीसी के अंदर होता है एंटीजन।
नेक्स्ट देखिए, रॉकेट का उड़ना के सिद्धांत। तो जो रॉकेट होता है वो उसके अंदर ईंधन भरा रहता है, तो रॉकेट अपना जो नीचे की ओर जो धक्का लगाता है, फोर्स नीचे की ओर लगाता है, बल नीचे की ओर लगाता है, तो मूवमेंट किधर करेगा, ऊपर की ओर। तो ये गति के कौन से नियम पर आधारित है, गति के तृतीय नियम यानी कि तीसरे नियम पे आधारित है, जो कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। यानी कि कोई भी वस्तु के अंदर क्रिया होती है अगर, तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। जैसे बंदूक की जो गोली है आगे की ओर निकलती है और हमें धक्का पीछे की ओर लगता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। दूध से मक्खन का निकलना या वॉशिंग मशीन जो है उसके अंदर उससे कपड़ा धोना, ये सब के सिद्धांत पर। तो देखिए ये है अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपकेंद्रण में क्या होता है, ये इस तरह से रोटेट होती है, तो जो ये बाहर की ओर एक फोर्स लगाती है इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल लगाती है ये, जबकि एक होता है अभिकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय में किधर लगता है बल, केंद्र की ओर, तो ये अभिकेंद्रीय बल है। जबकि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वॉशिंग मशीन है या जो मक्खन निकालने की जो मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये करती है अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो जो प्लाज्मा बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सीरम। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा या जिसको हम कहते हैं बोन मेरो के अंदर इसका आरबीसी का निर्माण होता है। जबकि आरबीसी का जो कब्रिस्तान कौन है, आरबीसी का कब्रिस्तान है कौन है, ये है प्लीहा। ये इसको स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन या एक और नाम है इसका तिल्ली। इसे हम हमारे जो ब्लड बैंक भी कहते हैं। यहाँ आरबीसी नष्ट हो जाती है और आरबीसी का जो लाइफ होता है, जो जीवन होता है वो कितना होता है, 120 डे, यानी कि 120 दिन के बाद जो हमारी जो लाल रुधिर कणिका है वो नष्ट हो जाती है। इसको प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस। और द्विनाम पद्धति ये भी इन्होंने दी, द्विनाम पद्धति, यानी कि किसी भी जो जीनस और वंश उसके दो नाम दिए जाएंगे, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। जैसे हमारा नाम है होमो और दूसरा है सेपियंस। तो सेपियंस और होमो क्या है, होमो हमारा वंश और सेपियंस हमारी प्रजाति। तो वंश और जाति को बताता है ये द्विनाम, यानी कि पहला नाम वंश को बताता है, दूसरा नाम जाति को। ये भी कैरोलस लिनियस को जाता है द्विनाम पद्धति के जनक। और टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण, उसके जनक भी ये है। नेक्स्ट देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी, जो हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने हमारे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कितने हैं हमारे ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। इसमें सर्वदाता कौन है, यानी कि जो सभी को ब्लड दे सकता है वो है ए बी पॉजिटिव। जबकि सर्वग्राही कौन है, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है, तो सर्वदाता है इसमें ओ नेगेटिव और सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। यानी कि ओ सभी को ब्लड दे सकता है। ओ जो ओ नेगेटिव है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। और ए बी जो है पॉजिटिव वो सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए है सर्वग्राही। नेक्स्ट देखिए, रक्त परिवहन तंत्र की जो खोज है, यानी कि हमारे ब्लड के हमारे नब्ज के अंदर जो ब्लड बहता है, हमारे नसों के अंदर ब्लड बहता है, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे द्वारा। विलियम हार्वे ने ब्लड के जो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसकी खोज की थी। ध्वनि की जो तीव्रता है मापी जाती है वो है डेसिबल इकाई में मापी जाती है, डेसिबल इकाई के अंदर मापी जाती है। 80 डेसिबल से जो अधिक होती है वो जो ध्वनि कहलाती है ध्वनि प्रदूषण के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की जो तीव्रता है, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर
स्केल पर मापी जाती है, और अगर 8 रिएक्टर स्केल से अगर ज़्यादा है तो वो बहुत ही विनाशकारी भूकंप माना जाता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो देखो, इनको इंग्लिश में एलॉयज भी कहते हैं। एलॉयज क्या है? यानी कि दो धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है एलॉयज या मिश्र धातु। इनको अपन मिश्र धातु भी कहते हैं। तो जब कॉपर और जिंक यानी कि तांबा और जिंक दोनों को अगर 70 और 30 के रेशो में अगर जोड़े तो इससे बन जाता है पीतल। तो पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। देखिए डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनिक क्षारक, तो देखिए डीएनए और इधर लिख देते अपन आरएनए। डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पे यहाँ पाया जाता है यूरेसिल। तो ये अंतर है आरएनए और डीएनए के नाइट्रोजनिक बेस में। डीएनए की जो स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होती है वाटसन क्रिक ने, जबकि आरएनए की स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स वाली होती है। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? तो हाइपर और हाइपो। तो हाइपर का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है अधिक, और हाइपो का मतलब होता है कम। यानी कि हाइपोक्सिया का मतलब होता है O2 की कमी। हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो कहलाता है हाइपोक्सिया। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन, यानी कि लौह तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु, तो क्लोरोफिल के अंदर पाई जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो धातु है वो किसके अंदर पाई जाती है? क्लोरोफिल के अंदर पाई जाती है। फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यानी कि हमारी कुपिकाएं। कुपिकाएं जो होती है हमारी जो फेफड़े हैं उनकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। कुपिकाओं में क्या होता है? हमारी जो गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। मानव नेत्र में जो दान करते अपन तो किस पार्ट को देते हैं? कॉर्निया को दिया जाता है। यानी कि कॉर्निया जो होता है हमारी जो नेत्र की जो सबसे बाहर वाले जो लेयर्स होती है उस लेयर्स को दान किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन कॉर्निया। कॉर्निया दिया जाता है नेत्रदान के, जब नेत्रदान किया जाता है तब। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी क्लास? अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।